रूस जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है। कम से कम यही बहुत लोग मानते हैं, क्रेमलिन भी यही मानता है। लेकिन यह झंडा जिसे आप फहराते हुए देख रहे हैं, इसका उल्टा दिखाता है। यह पुतिन की 2025 में सबसे बड़ी गलतफहमी का प्रतीक है। 12 अक्टूबर को यूक्रेन ने असंभव कर दिखाया। उन्होंने रूसी मोर्चों को चीरते हुए एक ही हमले में कई किलोमीटर तक आगे बढ़ गए। उन्होंने यह जिस तरह किया वो वाकई गजब है। इसे समझने के लिए मुझे तुम्हें कुछ दिखाना होगा। गर्मी की शुरुआत से ही वहां जून के मध्य में रूस आगे बढ़ रहा था। वह यह बहुत धीरे धीरे कर रहा था, लेकिन लगातार कर रहा था। पुतिन इस रणनीति से संतुष्ट थे। फर्क नहीं पड़ता था कि प्रगति धीमी है, बस यह जरूरी था कि काम हो रहा है। छोटे छोटे गांव एक के बाद एक गिर रहे थे और क्षेत्र मीटर दर मीटर जीत लिया जा रहा था। कछुआ दौड़ जीत रहा था। जापोरिजिया क्षेत्र में स्थित छोटी माली शेरबाग उन्हीं गांवों में से एक है। अधिकांश लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन यह कुछ बहुत बड़े का प्रतीक बन गया है, क्योंकि 2022 से यह 3 बार हाथ बदल चुकी है। रूसी अंदर आते थे, यूक्रेनियन वापस लेते थे, फिर रूसी लौट आते थे। यह ग्रे जोन थी जहां कोई भी कुछ नियंत्रित नहीं करता था, जब तक कि अक्टूबर 2025 में चीजें पूरी तरह बदल गईं। 12 तारीख को 2 यूक्रेनी यूनिट्स इसे खत्म करने की तैयारी कर रही थी। पहली थी 24वीं असॉल्ट बटालियन इदार, जिसमें वे सैनिक शामिल थे जो 2014 से लड़ रहे हैं, जब यूक्रेन के पूर्व में संघर्ष शुरू हुआ था। ये अनुभवी सैनिक हैं, सब देख चुके हैं। उन्होंने बाखमुत की बेहद क्रूर लड़ाई में हिस्सा लिया ताकि अंदाजा लगा सकें। उन्हें पता है कि कैसे जिंदा रहना है और कैसे जीतना है। दूसरी यूनिट अलग थी, तीसरा असॉल्ट रेजिमेंट 2023 में बनाई गई। ये पिछली यूनिट से काफी अलग है। वजह, अधिकांश सदस्य नए हैं लेकिन अनुभवहीन नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 साल से भी कम समय में इस यूनिट ने युद्ध की कुछ सबसे कठिन अभियानों में हिस्सा लिया है। वे खार्किव में थे, कुर्स्क में घुसपैठ में शामिल हुए जो खुद रूस के अंदर है, और अब वे पश्चिमी लड़ाकू वाहनों से लैस होकर लड़ रहे हैं, जैसे कि अमेरिकी ब्रैडली और जर्मन मार्डर। यूक्रेन ने मूल रूप से अनुभव को आधुनिक उपकरणों के साथ जोड़ा है। अनुभवी सैनिक जो जानते हैं क्या करना है, उन सैनिकों के साथ जिनके पास इसे अंजाम देने के लिए उपकरण हैं। और इससे सब बदल गया। लेकिन खुद लड़ाई के बारे में बात करने से पहले आपको समझना होगा कि युद्ध कैसे बदल गया है, क्योंकि 2025 का युद्ध का मैदान 2022 के मैदान से बिल्कुल भी नहीं मिलता। फर्क ड्रोन में है। वे हर जगह हैं, आसमान में हर समय सब कुछ देख रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ड्रोन युद्ध में सभी हताहतों में से 70 से 80% तक के लिए जिम्मेदार हैं। 70 से 80%। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। कोई भी हरकत देखी जा सकती है, सैनिकों की कोई भी भीड़ पकड़ी जा सकती है, और कोई भी वाहन जो छुपा नहीं है उसे कुछ ही मिनटों में नष्ट किया जा सकता है। ड्रोन ने वह बना दिया है जिसे सेना वाले पारदर्शी युद्ध क्षेत्र कहते हैं। अब दिन में छुपने की कोई जगह नहीं बची है। अब बड़ी टुकड़ियों को बिना देखे हिलाना मुमकिन नहीं है। इसने दोनों पक्षों को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध की शुरुआत में रूस ने बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने की कोशिश की। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पूरे काफिले एक साथ चलते थे, लेकिन ड्रोन ने इसे आत्महत्या जैसा बना दिया। तो रूस ने अपनी रणनीति बदल दी। 4 से 6 सैनिकों के छोटे छोटे समूहों का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये समूह यूक्रेनी लाइनों में बिना देखे घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। बिना टैंकों के, बिना भारी समर्थन के, सिर्फ हल्के हथियारों से लैस सैनिक जो तेज और चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यह काम कर गया, यह कुछ हद तक काम कर गया। रूस ने इस तरह से छोटी छोटी बस्तियां कब्जे में ले ली और इस तरह प्रगति की। संख्या जब जोड़ी गई तो प्रभावशाली लग रही थी, लेकिन एक समस्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या जिसे यूक्रेन उजागर करने वाला था।
रूसी समूह गांव पर कब्जा करते थे, लेकिन अलग थलग पड़कर अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते थे। उनके पास असली रक्षा बनाने का कोई तरीका नहीं था, उनके पास अपनी रक्षा के लिए कवच नहीं था, और जो सुराख वे मोर्चों में बनाते थे वे इतने संकरे होते थे कि यूक्रेन उन्हें जल्दी से बंद कर देता था। एक बार अलग थलग पड़ जाने पर ये रूसी सैनिक बिना आपूर्ति, बिना मदद और बिना रास्ते के रह जाते थे। यूक्रेन ने जल्दी ही यह समझ लिया और इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कुछ नया बनाया। उन्होंने इन नई इकाइयों को आक्रमण बल कहा। यूक्रेनी बलों के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने समझाया कि ये कैसे अलग हैं। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों की कोई स्थायी रक्षा रेखा नहीं होती, ये वहां काम करती हैं जहां सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। इन्हें दुश्मन की पहली पंक्ति को तोड़ने के लिए बुलाया जाता है। ये आक्रमण बल एक मोबाइल रिजर्व की तरह काम करते हैं, जो देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र की रक्षा नहीं करती, इसके बजाय वे हमला करती हैं। वे पहचानती हैं कि रूस ने उन घुसपैठ समूहों के साथ कहां छोटे लाभ हासिल किए हैं और फिर जल्दी निर्णायक रूप से जवाबी हमला करती हैं। लेकिन यह सिर्फ हमला करना नहीं है। यूक्रेनी रणनीति में एक रहस्य है, इसमें एक खास तत्व है जो सब कुछ काम करता है। यूक्रेनियन इसे हैंडोनफ कहते हैं, जो रिले दौड़ में बैटन पास करने जैसा होता है। यह ऐसे काम करता है, यूक्रेन के छोटे छोटे हमला दल रात में आगे बढ़ते हैं। वे ड्रोन से छुपने के लिए अंधेरे का इस्तेमाल करते हैं। वे सामने से हमला नहीं करते, वे किनारों से हमला करते हैं और दुश्मन को चौंका देते हैं। और जब वे रूसी मोर्चे में एक दरार खोलते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण होता है। भारी इकाइयां जो ठीक पीछे इंतजार कर रही थीं, तुरंत उस खुली जगह से आगे बढ़ जाती हैं। यह ऐसा है जैसे हल्के समूह दरवाजा खोलते हैं और भारी समूह बख्तरबंद गाड़ियों के साथ अंदर आते हैं ताकि वह दरवाजा फिर से बंद न हो सके। रूसी भी वही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि जब रूसी समूह एक रास्ता खोलते हैं तो उन्हें समर्थन देने कोई नहीं आता। वे अकेले रह जाते हैं और नष्ट कर दिए जाते हैं। यूक्रेन यह बैटन पासिंग इसलिए सफलतापूर्वक कर पाता है क्योंकि उनके पास समन्वय है, और यह कोई साधारण समन्वय नहीं है। वे इसे एक असाधारण तरीके से करते हैं। माली शेरबाकी की आजादी की घोषणा में 24वें ऐदार ने इसे एक ही शब्द में बहुत अच्छे से समेट दिया, पोब्रातिमामी। इसका मतलब है हथियारों के भाई। यह सिर्फ एक सुंदर शब्द नहीं है, यही वह चीज है जो इस रणनीति को काम करने देती है। यूनिट्स एक दूसरे पर भरोसा करती हैं, वे आपस में संवाद करती हैं, वे एक साथ काम करती हैं, जैसे एक मशीन जिसमें गियर अच्छी तरह से ग्रीस किए गए हों। और 12 अक्टूबर के दिन इस मशीन को चलाया गया। हमला माली शेरबाकी पर शुरू हुआ। हमले के दल अंदर घुस गए। इस इलाके की रक्षा कर रही रूसी सेनाएं बिल्कुल उसी तरह की यूनिट थीं, जिन्हें नष्ट करने के लिए यह रणनीति बनाई गई थी। छोटे छोटे घुसपैठिए समूह, न भारी कवच, न मजबूत रक्षा, उनके पास कोई मौका नहीं था। कुछ ही घंटों में सब खत्म हो गया। माली शेरबाकी आजाद हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस ऑपरेशन ने पास के गांव शेरबाकी को भी साफ कर दिया और एक और गांव जिसका नाम स्टेपोवे है, उसे भी आंशिक रूप से आजाद करा लिया। यूक्रेन ने एक दिन में रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में 3.5 किमी तक बढ़त बना ली। आगे बढ़ने वाला मोर्चा 5 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा था। रूसी सेनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। उन्हें भारी नुकसान हुआ। कई कैदियों को पकड़ा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बढ़त ने जुलाई में रूस द्वारा हासिल की गई बढ़त को पलट दिया। मॉस्को ने हाल ही में जीता इलाका एक दिन में खो दिया। और जानते हैं उन्होंने और क्या नष्ट किया? रूसी दावा कि वे यूक्रेन में आगे बढ़ रहे हैं। फिर यूक्रेनी सैनिक गांव की सबसे ऊंची जगह पर चढ़े, नीला और पीला झंडा फहराया और सब कुछ रिकॉर्ड किया। यह वीडियो सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि एक सबूत है, क्योंकि हाल के महीनों में रूस ने कुछ अलग करना शुरू किया है। रूसी के छोटे छोटे समूह जल्दी से गांवों में घुसते हैं, झंडा फहराते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर निकल जाते हैं। भले ही उन्होंने वास्तव में कुछ भी कब्जा नहीं किया हो, वे ऐसा सिर्फ प्रचार वीडियो बनाने के लिए करते हैं। यह अक्टूबर की शुरुआत में वर्बोव नामक एक गांव में हुआ था। रूस ने दावा किया कि उसने जगह पर कब्जा किया और सैनिकों को रूसी झंडे के साथ दिखाया, लेकिन यह झूठ था। वे सैनिक गांव में घुसने के कुछ ही मिनटों बाद नष्ट कर दिए गए थे। लेकिन माली शेरबाकी में जो झंडा है वह अलग है। अब यूक्रेन वास्तव में उस क्षेत्र को नियंत्रित करता है और यह कोई अलग मामला नहीं है। उसी समय कमांडर सिरस्की ने अन्य जगहों पर भी इसी तरह की सफलताओं की घोषणा की।
डोब्रोपिलिया क्षेत्र में यूक्रेन ने लगभग 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त किया है। डोनेट्स्क क्षेत्र में यह संख्या 212 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। सब कुछ एक ही रणनीति का उपयोग करके, वही सिद्धांत, छोटे हमलावर समूह, रात में काम, किनारे से हमले और वह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारी इकाइयों को सौंपना। पुतिन को लगता था कि वह थकावट की जंग जीत रहे हैं, लेकिन यूक्रेन ने रूस की हर छोटी जीत को पलटवार का मौका बना दिया और यह काम कर रहा है। और आप जानना चाहते हैं कि मालीशेर बाकी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह तो बस एक छोटा सा गांव है ना? ऊपर से देखने पर हाँ, लेकिन संदर्भ इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि यह गांव जापोरिजिया में है और जापोरिजिया में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक ऐसी समस्या जो पूरे यूरोप को प्रभावित कर सकती है। मैं जापोरिजिया परमाणु संयंत्र की बात कर रहा हूं, जो यूरोप का सबसे बड़ा है और युद्ध की शुरुआत से रूस के कब्जे में है। अब अक्टूबर 2025 में यह संयंत्र संकट में है। 23 सितंबर को संयंत्र को यूक्रेनी बिजली ग्रिड से जोड़ने वाली आखिरी बिजली लाइन काट दी गई थी। तब से संयंत्र आपातकालीन डीजल जनरेटरों पर चल रहा है। डीजल जनरेटर, यह खतरनाक है, बेहद खतरनाक। ये जनरेटर रिएक्टरों के कूलिंग सिस्टम को चालू रखने के लिए आखिरी सुरक्षा पंक्ति हैं। अगर ये फेल हो गए तो मेल्ट डाउन हो सकता है। यूरोप के दिल में एक परमाणु दुर्घटना हो सकती है। यूक्रेन ने रूस पर जानबूझकर लाइनों को काटने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यह चोरी की कोशिश है। रूस यूक्रेन के पावर प्लांट को डिस्कनेक्ट करके उसे रूसी बिजली ग्रिड से जोड़ना चाहता है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है और लाखों लोगों को खतरे में डालता है। जापोरिजिया में यूक्रेन द्वारा आगे बढ़ाया गया हर किलोमीटर सिर्फ एक सामरिक उपलब्धि नहीं है, यह उस संयंत्र की सुरक्षा की दिशा में एक कदम है। यह परमाणु आपदा से बचने की दिशा में एक कदम है। मालीशेर बाकी छोटी लग सकती है, लेकिन बड़े संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक आजाद कराई गई गांव यूक्रेनी सेनाओं को परमाणु संकट हल करने के थोड़ा और करीब ले आती है। यह सवाल उठता है, क्या यूक्रेनी रणनीति दोहराई जा सकती है या यह सिर्फ किस्मत थी? जवाब आंकड़ों में छुपा है। यूक्रेन सिर्फ एक जगह नहीं जीत रहा, वह कई जगह जीत रहा है। डोब्रोपिलिया, डोनेट्स्क, जापोरिजिया, अलग अलग जगह, वही रणनीति, वही नतीजे। यूक्रेनियन ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक दोहराया जा सकने वाला तरीका बनाया है जिससे वे रूसी बढ़त पलट सकते हैं। यह ज्यादा सैनिक होने की बात नहीं है, यह बेहतर हथियार होने की बात नहीं है, यह बेहतर सिद्धांत होने की बात है, यह समन्वय की बात है, यह दुश्मन की कमजोरी को उसकी अपनी हार में बदलने की बात है। रूस छोटे समूह भेजता है जिन्हें यूक्रेन अलग थलग कर नष्ट कर देता है। यह व्यवस्थित है, यह पूर्वानुमेय है और यह पूरी अग्रिम पंक्ति में काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब युद्ध खत्म होना नहीं है। इससे बहुत दूर रूस अनुकूलित हो जाएगा, वह हमेशा अनुकूलित हो जाता है। मॉस्को इस यूक्रेनी रणनीति का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। वो अपने घुसपैठी समूहों को और समर्थन देने, यूक्रेनी ड्रोन को रोकने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का इस्तेमाल करने या कुछ नया आजमाने की कोशिश कर सकता है। सच्चाई यह है कि आधुनिक युद्ध एक दौड़ की तरह है, एक रणनीतिक नवाचार की दौड़। एक पक्ष नवाचार करता है, दूसरा जवाब देता है और यह चक्र चलता रहता है। मालीशेर बाकी इस दौड़ का सिर्फ एक हिस्सा है, समय में जमी हुई एक झलक जो दिखाती है कि इस पल अक्टूबर 2025 में यूक्रेन आगे है। लेकिन इस लड़ाई का असली मतलब रणनीति से कहीं आगे है। महीनों तक दुनिया ने रूस को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा, लेकिन वह आगे बढ़ रहा था और इससे यह धारणा बन रही थी कि यूक्रेन हार रहा है, कि यह सिर्फ समय की बात है। मालीशेर बाकी ने इस कहानी को तोड़ दिया। इससे पता चला कि यूक्रेन रूस को न सिर्फ रोक सकता है, बल्कि उसकी उपलब्धियां पलटकर क्षेत्र वापस ले और लड़ाइयां जीत सकता है। सबसे अहम बात, उसने दिखाया कि उसके पास योजना और रणनीति है और वह काम करती है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि रूस इस नई यूक्रेनी रणनीति के अनुसार खुद को ढाल पाएगा या यूक्रेन पहले ही कुछ कदम आगे है? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे सैन्य विश्लेषण में भी रुचि हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली सामग्री न चूकें। अगली बार तक के लिए